आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के थर्मोडायनेमिक चैप्टर का 4th लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने वर्क पढ़ गया था और आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में। हमें पता है हम थर्मोडायनेमिक में पढ़ते क्या, वर्क को एनर्जी में किस तरीके से कन्वर्ट करें या एनर्जी को वर्क में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ये चीज़ तो पढ़ते हैं। हमने वर्क पढ़ दिया, अब हम डिफरेंट टाइप की एनर्जी के बारे में पढ़ने जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहली एनर्जी जो मेनली बहुत ही फेमस होती है वो है इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है? इंटरनल एनर्जी का मतलब ये होता है किसी भी सब्सटेंस, कोई भी चीज, किसी भी चीज की अंदर में टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, हम कुछ बार लिखे तो मैं लिख सकता हूं सम ऑफ द टोटल एनर्जी। अब ये सम ऑफ द टोटल एनर्जी लाइक कैसी एनर्जी हो सकती है? ये हो सकती है तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी, इसमें हो सकती है तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी, इसमें हो सकती है तुम्हारी अदर टाइप ऑफ एनर्जी, ईटीसी। बहुत सारी जितनी भी एनर्जी किसी भी कंपाउंड, किसी भी सब्सटेंस के अंदर होगी, उन सभी के सम को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। उन सभी के सम को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। मतलब अगर किसी सब्सटेंस के अंदर कोई भी आकर देखो, कोई भी सब्सटेंस है, चाहे वो सॉलिड लिक्विड हो, गैस हो। अगर सॉलिड है तो वाइब्रेट कर रहा होगा, लिक्विड है तो तुम्हारा फ्लो कर रहा होगा, गैस है तो फ्लो कर रहा होगा। उसकी वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी तो आएगी। दूसरी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी? पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है उसके किसी के अट्रैक्शन की वजह से, मान लो ग्रेविटी उसमें लग रही है तब पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है। हाइट की वजह से आ सकती है, कोई चार्ज एनर्जी और भी टाइप की एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की एनर्जी आ सकती है, पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है। अलग अलग टाइप की जितनी एनर्जी है उन सारी एनर्जी को अगर मैं सम कर देता हूं तब मेरी बनती है क्या? इंटरनल एनर्जी। अब अगर मैं कुछ इस खास बात बताऊं इंटरनल एनर्जी की, तो पहली चीज तो इंटरनल एनर्जी एक सबसे पहले होता है एक स्टेट फंक्शन होता है। मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तुम चाहे जिस पाथ से ले जाओ उस पाथ से ले जाएगा और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट में डिपेंड करेगा। दूसरा, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है क्योंकि इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है कितना मास है, कितना साइज है, इन चीजों पर डिपेंड करती है, इसलिए क्या है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तीसरी चीज बताऊं तो इंटरनल एनर्जी अगर मैं बोलूं यूज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर का होता है। यू जो होता है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। अगर तुम टेम्परेचर को थोड़ा सा भी हिलाओगे या चेंज करोगे, इंटरनल एनर्जी तुरंत चेंज हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है क्योंकि अगर मैं बोलूं आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें ये टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, उसके लिए U होता है कांस्टेंट। मतलब तुम आइसोथर्मल प्रोसेस करोगे तो इंटर एनर्जी उसमें चेंज नहीं होगी, मतलब इंटर एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जब डेल्टा टी 0 होगा, जब टेम्परेचर में अगर कोई चेंज नहीं आएगा तो इंटर एनर्जी में भी चेंज नहीं आएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है किसके लिए? इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड। अब अगर कुछ बात बताए, देखो इंटरनल एनर्जी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू से इसको डिफाइन करते हैं, यू हो गया इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करने वाला, ठीक है। अब ये दो तीन चीजें सबसे ज्यादा है क्या? सम ऑफ द टोटल एनर्जी लाइक काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल सम ऑफ द टोटल एनर्जी लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसको जितनी भी एनर्जी होती है उनका अगर मैं सम करते तो उसे हम कहेंगे क्या? इंटरनल एनर्जी। ठीक है, हम ये कहेंगे क्या? कहेंगे उसे इंटरनल एनर्जी कहेंगे, ठीक है। अब ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दूसरा ये एक स्टेट फंक्शन। देखो तुम अगर आगे डिफाइन इंटरनल एनर्जी 6 पॉइंट मार्क कर तो क्या लिखोगे? तो इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल एनर्जी इनसाइड अ सब्सटेंस लाइक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, ट्रांजिशन एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसवर्सल एनर्जी, जितने एनर्जी सबके सबको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इट इज अ स्टेट फंक्शन, इट इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेंपरेचर, दैट्स व्हाई फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट। समझ आ गई बात? तो ये तो पूरी कहानी थी किसके लिए? इंटरनल एनर्जी। अब दूसरी बात समझना, इंटरनल एनर्जी को चेंज कैसे आता है? मैं तो ये कांस्टेंट है, चेंज कैसे आता है? तो तीन तरीके से तुम इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हो। सबसे पहले देखो टेम्परेचर, देखो ये तो देखो सबसे पहले यही है, अगर वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है तो तुम कहोगे कोई सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे होगी? तो सबसे पहला तरीका ये होगा कि हीट रिलीज या पासेस इन सिस्टम। अगर या तो सिस्टम में हीट रिलीज हो जाए या हीट पास हो जाए, मतलब हीट, अगर तुम हीट रिलीज कर दो टेम्परेचर गिर जाएगा, अगर टेम्परेचर गिर जाएगा तो इंटरनल एनर्जी भी तो चेंज होगी। दूसरा चीज, या तो तुम सिस्टम को हीट दे दो, हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी पहले इसी से चेंज हो सकती है। दूसरा वर्क डन, वर्क डन, अगर तुम वर्क डन करते हो उससे इंटरनल एनर्जी चेंज होती है क्योंकि वर्क डन करने से टेम्परेचर में चेंज ऑब्वियसली आता ही है। अगर वर्क डन करने से टेम्परेचर में चेंज आएगा तो भाई देखो, अब देखो एक्सपेंशन करने से टेम्परेचर घट जाता है, कंप्रेसर करने से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तुम वर्क डन ही तो कर रहे हो ना, एक्सपेंशन कंप्रेशन, तो टेम्परेचर में चेंज आएगा, इसलिए हो सकता है। तीसरा जो तरीका होता है वो होता है मास चेंज। अगर मान लो तुमने मास ही निकाल दिया,
तो मान लो जैसे 100 पार्टिकल थे, 100 पार्टिकल की इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी थी, मान लो एक की एनर्जी एक थी, तो 100 पार्टिकल की टोटल एनर्जी हो जाएगी 100। अब मैंने उसमें से 50 निकाल दी, 50 ही बची, तो 50 कितनी बचेगी, 50 बचेगी। तो ऐसे तुम अगर मैटर को मास को चेंज कर दोगे तो भी इंटर एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो इंटर एनर्जी ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट नोट में। तो है क्या, इंटर एनर्जी इज द टाइप ऑफ एनर्जी इन विच इज इंटर एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ सब्सटेंस लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ट्रांसवर्स एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, तुम्हारा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ये सारी चीजों के एनर्जी को बुलाते होते हैं। इट इज अ स्टेट फंक्शन, इट इज देखो तुम इसी हर चीज को डिफाइन कर सकते हो। स्टेट फंक्शन, दैट्स व्हाई इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, इट डिपेंड ऑन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। इट इज एक्सटेंसिबिलिटी दैट इट्स चेंज व्हेन द मैटर इज व्हेन द साइज ऑफ सिस्टम या शेप ऑफ अ सिस्टम इज चेंज। इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, दैट्स इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। इफ वी चेंज द टेम्परेचर द एनर्जी आल्सो चेंज, दैट्स व्हाई फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस द एनर्जी इज constant. We can change the internal energy by doing this work. Number one, heat release or passing in the system, work done on the या by the system, और matter change in mass changes the system. तो ये जनरल क्या है हमारी इंटरनल एनर्जी। आया बात समझ में, समझ आ गया इंटर एनर्जी क्या थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटर एनर्जी, कि हमेशा चलता रहेगा, ठीक है, हर बार तक ये हमेशा ही चलेगा। अब इसके साथ हम बात करते हैं अगली चीज जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज हम शुरू कर देने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। वहीं डालते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि अगले लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होने वाला है, जिसमें हमें एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मैथमेटिकल टर्म से हमें आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंटर एनर्जी का चेंज, वर्क का चेंज, हीट का चेंज सब निकालना पड़ता है। तो वो हेल्प होती है किससे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो 15 मार्क्स का डेरिवेशन आता है, वो बहुत लंबा है, इसलिए वो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है सेकंड सेमेस्टर के लिए, ठीक है, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले आया था, जो जीरो होता है तो वो थर्ड लॉ के बाद रहता है, तो फर्स्ट लॉ था वो सबसे रहता है। तो फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ कहता है, देखो फिजिक्स में टर्म अलग हो सकता है, फिजिक्स में भाषा अलग होती है, वेव पॉइंट टू मुद्दा हुई, फिजिक्स में अगर तुम फर्स्ट लॉ पढ़ोगे तो अलग बताएगा, लेकिन केमिस्ट्री में फर्स्ट लॉ ये होता है कि सबसे फेमस डेफिनेशन तो फर्स्ट लॉ की होती है, क्या, एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड एंड nor be destroyed. Energy is neither be created nor be destroyed. It can change, it can convert one form to another. ये कहता है तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक एनर्जी कन्वर्ट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ही कन्वर्ट होती है, क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय नहीं कर जाती है। अभी टर्म क्या आया कैसे, ध्यान मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या कहते हैं, अब ये मतलब इसका क्या मतलब है, ये कहता है कि मान लो एक सिस्टम है जिसके पास एनर्जी है, इंटर एनर्जी U1 है। लेट अ सिस्टम with internal energy U1 एक सिस्टम है जिसमें इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। V हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वी गिव Q amount of heat and W amount of work ऑन द सिस्टम, ठीक है। हमने क्या किया, एक सिस्टम था जिसकी इंटर एनर्जी U1 थी। अब उस U1 इंटरनल एनर्जी में Q अमाउंट ऑफ वर्क हुआ। अब उस नहीं हम U1 इंटर एनर्जी में हमने Q अमाउंट ऑफ हीट को डाला और W अमाउंट ऑफ वर्क हमने सिस्टम पे किया। नाउ इंटरनल एनर्जी इज, अब U2 इंटर एनर्जी होता है, U2 क्या होगा ध्यान सुनना, U2 इक्वल टू क्या होगा, U2 इक्वल टू पहले क्या थी U1,
इसमें क्या बढ़ गई होगी, Q1 बढ़ गई होगी, बड़ी होगी नहीं बड़ी होगी, ऑब्वियसली बड़ी होगी। इसमें क्या बढ़ गई होगी, W1 बढ़ गया होगा, Q1 तो Q और W बन गया होगा, मतलब हीट भी ऐड हुई और वर्क डन क्या गया, तो ऑब्वियसली बढ़ गई होगी ना, बढ़ गई होगी। अब मैं अगर U1 को साइड लाऊं तो U2 माइनस U1 इक्वल टू Q प्लस W हो जाएगा। U2 माइनस U क्या होता है, डेल्टा U, डेल्टा इक्वल टू Q प्लस W। ये है मैथमेटिकल वर्जन किसका, थर्मोडायनेमिक का। ये कहता है कि चेंज किसी भी सिस्टम का इंटर एनर्जी का चेंज हो रहा है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा या अगर या वो चेंज होगा कैसे, वो चेंज तब होगा या तो तुम उसमें हीट का एक्सचेंज करो या तो वर्क करो। यही तो लिखा है, किसी भी सिस्टम का इंटर एनर्जी का चेंज उसमें दिए गए हीट या ली गई हीट किया गया वर्क या करा वो खुद हुआ वर्क के इक्वल होता है, यही तो लिखा गया है। अब मैथ्स फिजिक्स पे थोड़ा अलग हो जाता है, फिजिक्स पे यहाँ पे क्या है, सिंपल चीज डेफिनेशन क्या हो सकती है, एनर्जी गैदरिंग नॉन डिस्ट्रॉय इट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू इनटू अनदर। ठीक है, अभी क्यों है बिकॉज़ इसकी डेफिनेशन बिकॉज़ होता है फिजिक्स वाली डेफिनेशन बहुत अच्छी है, हमने माना इस तरीके से। ये मैथमेटिकल का फॉर्मूला आ चुका है, थर्ड लो फर्स्ट लो थर्ड लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू मैथमेटिकल फॉर्मूला आ चुका है। और मान लो बहुत छोटा छोटा होता तो आता था डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू भी कहते हैं। ठीक है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिजिक्स में थोड़ी अलग भाषा है, सेम चीज होती है, थोड़ा अलग तरीके से लिखा जाता है। फिजिक्स का फर्स्ट लॉ थोड़ा ही कहता है कि अगर तुम किसी सिस्टम पे क्यू अमाउंट में वेट करते हो, वो सिस्टम इसका दो काम करेगा, या तो वो कोई वर्क करेगा या तो अपनी इंटर एनर्जी को बढ़ा देगा। मतलब जो क्यू है ये या तो यू को बढ़ाने में लगा या तो डब्ल्यू को बढ़ाने में लगा। थोड़ा इधर उधर करते यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू हमारा फॉर्मूला बन जाता है, बस सेम तो है, यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। बस साइन कन्वेंशन अलग अलग होता है, मैंने बता रखा है। ठीक है, साइन कन्वेंशन अलग अलग होता है, यहाँ माइनस होती है, आप लगता है फॉर्मूला सेम ही आता है बट कहने का तरीका अलग है। ये थोड़ा बढ़िया, बिल्कुल फिजिक्स का तरीका इसमें थोड़ा सा बेटर लगता है, क्योंकि फिजिक्स कहता है कि अगर तुम किसी सिस्टम में क्यू वाटर हीट दोगे या तो वो हीट का करेगा वर्क या वो बढ़ाएगी इंटरनल एनर्जी। तो क्यू इक्वल क्यू कहाँ लगा, हीट में या वर्क में। ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, ये थोड़ा सा ये कॉम्बिनेशन भी थोड़ा दिए अब, लेकिन जैसा बता रखे हो वैसा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिखोगी। अगर ये लिख सकते हो तो एक और भी लिख सकते हो कि द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। या ये भी एक इसका डेफिनेशन आती है कि टोटल एनर्जी of the universe is constant। ये भी एक डेफिनेशन आती है। अब अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने वर्क में साइन कन्वेंशन बताया था, वो कि ये था किसी सिस्टम पे अगर तुम वर्क डन करते हो तो पॉजिटिव लेना होता है, वर्क डन वो होता है, अगर वर्क खुद हो रहा होता है तो नेगेटिव लेना पड़ता है, हीट तुम दे रहे होते हो तो पॉजिटिव लेना पड़ता है, और हीट खुद निकल रही होती है तो नेगेटिव लेना पड़ता है। मैंने कहा था ये फर्स्ट लॉ का काम आएगा, यहाँ काम आएगा। मैं कहता हूँ अगर एक सिस्टम है जिसमें 80 जूल हीट निकली और मैंने 120 जूल वर्क किया, बताओ उसकी इंटर एनर्जी पे चेंज कितना है, इतना ही बोलेगा। अब तुम्हें देखो अगर हीट निकली तो फॉर्मूला तो हमारे पास पहले से, देखो यहाँ करते हैं सॉल्व से, हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ये डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब मुझे बताओ डेल्टा यू निकालना है मेरे को, चेंज कितना है पूछा ना उसने, क्यू बताते क्यू कितना दिया है 80, क्यू दिया है 80 और डब्ल्यू दिया 120। लेकिन अगर मान लो तुमने क्यू रख दिया 80, डब्ल्यू रख दिया 120, तो डेल्टा यू दोबारा आ जाएगा 200, जो कि 200 जो कि गलत है। क्यों गलत है, ध्यान सुनना। मैंने क्या कहा, ऐसा हुआ वो ध्यान सुना, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक सिस्टम में डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क किया गया है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है जो कि सही है, लेकिन मैंने कहा कि 80 जूल अमाउंट ऑफ हीट को लिया गया, मतलब निकली है हीट, और हीट निकलना नेगेटिव लेते हैं, ये पॉजिटिव नहीं माइनस होगा, जिससे डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी प्लस 40 जूल। यहाँ इंपोर्टेंट आता है ये साइन कन्वेंशन यहाँ के न्यूमेरिकल में। ठीक है, फर्स्ट लॉ से इसी टाइप के टेबल पर तुमसे पूछ रहे थे कि एक सिस्टम था जिसमें इतने अमाउंट ऑफ हीट दी, इतने अमाउंट ऑफ वर्क किया गया, इसके इंटेलिजेंस में चेंज होगा, बस सिंपल। ठीक है, इसके लिए तुम्हें साइड कन्वेंशन आना चाहिए, क्योंकि वहां साइड कन्वेंशन नहीं बताया था, वो सिंपल मैथमेटिकल टॉपिक दे देगा, तुम्हें प्लस माइनस खुद रखना। ठीक है, तो ये है पूरा इंटरनल एनर्जी का। इंटर एनर्जी और फर्स्ट लॉ था। इंटर एनर्जी क्या थी, इंटर एनर्जी था टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, चाहे वो ट्रांजिशनल हो, रोटेशनल हो, वाइब्रेशनल हो, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन हो, इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन हो, केमिकल एनर्जी, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग हो, या कुछ भी हो, उन सबके सबको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। वो एक वर्क तुम्हारा स्टेट फंक्शन है, वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और वो टेम्परेचर का फंक्शन है, और उसे चेंज करने का तरीका या तो टेम्परेचर चेंज कर दो, या तो वर्क करो, या तो उसमें मास का इंटेंस करो। और फर्स्ट लॉ कहता है कि एनर्जी नेचर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर। एक सिस्टम के अगर मैथमेटिकल फॉर्म निकालने का तरीका ये है, अगर हम एक सिस्टम में इसकी एंटी U1 है, उसमें Q और W और काम करें तो U2 ऐसा कुछ आ जाएगा, और इस तरीके से मैथमेटिकल फंक्शन मिल जाएगा। साइन कन्वेंशन याद रखना, क्योंकि इस तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं।
ठीक है, तो आज का लेक्चर कहता है, मिलता है अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।